हैरान कर दिया हरियाणा के चुनाव परिणामों ने, ऐसा हैरान कर दिया किसी ने सोचा ही नहीं था। एग्जिट पोल सब दरकिनार हो गए, सब गलत साबित हो गए। प्रज्ञा जी, आपको, दर्शकों को और साथी पैनलिस्ट जो बहुत ऑब्जर्वेंट है और सारी बातों का उन्हें पता भी रहता है, चाहे भाई चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी हो या प्रेम कुमार जी, लोकसभा चुनाव से देख रहा हूँ, इतने बढ़िया आकलन करते हैं। लेकिन हरियाणा में जो हुआ वो चौंकाने वाला जरूर है, पर बीच बीच में अगर आप देखें तो इनकी शक जरूर पैदा होता था। और अगर रिकॉर्ड पे नहीं तो अलग से बात करें तो भाई पुष्पेंद्र जी भी और प्रेम कुमार जी भी ये स्वीकार कर लेंगे कि कांग्रेस कैसे सेल्फ गोल करती है या कैसे अपना नुकसान कर लेती है, जीती जीती बाजी वो कैसे हार जाते हैं, इसके एक नहीं कई उदाहरण हैं। अब कहने को तो केजरीवाल जी भी कह रहे हैं कि अति आत्मविश्वास ले डूबा, और प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कह दिया कि कुछ ना कुछ कमी रही होगी। पर आपको एक बात हमें हमेशा याद रखनी होगी कि भारतीय जनता पार्टी की चुनावी मशीनरी अभी भी और सबसे मजबूत है। जो हकीकत है उसे स्वीकार करना होगा, और हमें अपने दर्शक भी ये समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, उन्होंने बहुत सीधा सा जाट वर्सेस स्टेट को कर दिया। जो 36 जातियों की बात थी उसको उन्होंने करीने से सजाया, सब चीजें करी। एक समय पे जब टिकट वापस हो रहे थे, लड़ाई हो रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में भी कांग्रेस का भूत आ गया, लेकिन कांग्रेस में शायद बहुत ज्यादा था। और जो वो एक शेर है ना कि जी बहुत चाहता है सच बोले पर क्या करें हौसला नहीं होता, तो वो भारतीय जनता पार्टी के बजाय कांग्रेस में कुछ ज्यादा था। लेकिन यहाँ पे लोग बोल पड़े, चाहे कुमारी शैलजा हो, रणदीप सुरजेवाला हो, और हुड्डा जी तो कह ही रहे थे, उन्हें तो ये लग रहा था कि उन्हीं का सिंहासन है। उन्होंने टिकट बांटे, उन्हीं की सबसे ज्यादा चली, 3-4 टिकट शैलजा जी को दे दिए, वो भी ऐसे जिसमें कि भाई चेहरे पुराने, जो हारे हुए चेहरे वो दे दिए जाए। हुड्डा जी की चलती रही, सुरजेवाला अपने को दबी जबान में कहते रहे कि किसका मन नहीं करता शासन करने का। तो ये सारी बातें क्या जनता को दिखाई नहीं दे रही थी, क्या कार्यकर्ताओं को दिखाई नहीं दे रही थी? और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर ना कांग्रेस में नेता ज्यादा है, कार्यकर्ता कम है। बूथ मैनेजमेंट, बाकी सारी बातें करना, उसके लिए तो कार्यकर्ता चाहिए और मशीनरी चाहिए। उस मशीनरी का अभाव। फिर हुआ ये कि शायद एक टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया गया था कि जो लोकसभा चुनाव का माहौल है वो माहौल कैरी ऑन कर रहा है, पर ऐसा था नहीं। वो संविधान की बातें, वो दलितों की बातें, और वो जितना भी जो लोक लुभावन चीजें उस समय कही थी राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने नैरेटिव सेट किया था, वो नहीं था। फिर सबसे बड़ी बात, इंडिया गठबंधन नहीं था, यहाँ पे अलायंस नहीं था। आप अकेले लड़ रहे थे तो नैरेटिव भी आप ही को सेट करने थे। और अभी तो खैर और एनालिसिस आएंगे, अभी वोट का और डिफरेंशिएशन पता चलेगा, कितनी सीट ऐसी हैं जहाँ पे हार का डिफरेंस उससे कम या उससे ज्यादा है, जहाँ पे कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को जो वोट मिले। ऐसा नहीं है कि उसे आप खारिज कर दें, हम उसे खारिज नहीं कर सकते। बहुत सी सीटें ऐसी मिलेंगी जहाँ पे अंतर बराबर का होगा, और जिस तरह से तराजू के पल्ले की तरह ऊपर नीचे हो रहा है, हालांकि अब उसमें ज्यादा गुंजाइश नहीं रही, 37 और 47 पे ज्यादा जाके आंकड़ा अटक गया है। हो सकता है एक आध सीट का हेरफेर अभी भी हो जाए, लेकिन ये आई हुई थाली आपको मिली थी और थाली आपने परोस के दूसरों को दे दी। अच्छा पुष्पेंद्र शर्मा जी, हरियाणा की चर्चा तो हम कर ही रहे हैं, जम्मू कश्मीर को भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता ने गुजरात लॉबी को पूरी तरह से धूल चटा दी, कह सकते हैं कि सुपड़ा साफ कर दिया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 का बड़ा ढोल पीटा गया, बड़ा डंका बजा, देश विदेश हर जगह बड़ी चर्चाएं हुई, लेकिन उसका हुआ क्या, ये तो साफ पता चल रहा है कि जनता ने नकार दिया है। अच्छा किया आपने जम्मू कश्मीर पे चर्चा की, यहाँ के लिए तो प्रेम भाई और पुष्पेंद्र भाई ने बताया काफी। देखिए, जम्मू कश्मीर में 370 से भी ज्यादा, जो मेरी जानकारी है, हो सकता है सब लोग सहमत ना हो, पूर्ण राज्य का जो दर्जा है उसका जख्म ज्यादा है ना, और वो घाटी में भी है और इधर भी था। ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं था, यहाँ थोड़ा कम, वहां थोड़ा ज्यादा। और दूसरे, हर एक के मन में ये था कि जो राज्यपाल है, लेफ्टिनेंट जनरल है, उन्हीं का राज है, और ये चुनाव हो रहे हैं, कहीं इसमें थोड़ा सा भी कम वम हो गया तो फिर ये खेल कर लेंगे। तो वहां पे कम से कम जनता ने इस बात को समझ के और एक मेजोरिटी दे दी। सबसे बड़ा जख्म जो है 370 से भी ज्यादा पूर्ण राज्य का था,
और कि भाई बांट दिया है, लद्दाख को अलग कर दिया। और एलजी साहब के जिस तरह से अखबार तो कुछ और कहते हैं, मीडिया कुछ और कहता है, पर आम जनता को जो फीलिंग है वो दूसरी थी उनके प्रति, है ना। उनको ये लगता था कि कोई पराया आदमी आके बैठ गया है। सबसे बड़ी बात, सब लोग ये चाहते थे कि भाई वहां का आदमी हो। वो जो जख्म है उसका जवाब उन्होंने दे दिया। अब बात हरियाणा की दोबारा से करते हैं, तो जी आप जी देखिए बिल्कुल। कि ये अगर अगर हरियाणा में आज ये नहीं होता जो आज हो रहा है, तो आप और हम लोग इस समय मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज पे और सारी बातों पे चर्चा कर रहे होते जो 2 दिन पहले चुनाव में हरियाणा से चले गए थे। अमित शाह जी की बॉडी लैंग्वेज, मोदी जी की कहाँ आवाज थी, कुछ नहीं था। यानी कि उनको भी इतना कॉन्फिडेंस तो नहीं था ना कि भाई वो जीतने जा रहे हैं, और या बहुमत से जीतने जा रहे हैं, कतई नहीं था। अब आपने उन्हें दोबारा से अमृत दे दिया, फिर से संजीवनी मिल गई, चाहे वो महाराष्ट्र के आए, झारखंड आए या दिल्ली आए। अगर यहाँ पर ये विपक्ष अच्छा कर जाता, कांग्रेस और सब मिलकर कर जाते, तो आप देखते स्थितियां पलट जाती, नैरेटिव पलट जाते, उनकी बातें बदल जाती। जैसे मोदी जी योगी जी की भाषा बोलने लगे महाराष्ट्र में जाके, आप समझ रहे ना। देखिए, एक सीएम का बोलना और एक पीएम के बोलने में बड़ा फर्क होता है। तो वो बोलने लगे थे। ये मौका जो विपक्ष ने छोड़ा है, ये बहुत बड़ी चूक है, स्ट्रेटजिकली भी, ये आगे के लिए भी, और जो राज्यों के चुनाव आने वाले हैं उसमें भी। और होता क्या कि अगर वो यहाँ पर इन्हें मैसेज ठीक नहीं मिलता, ये हारते, तो फिर वो संघ वाला विवाद, फिर वो उत्तराधिकारी वाली बात, फिर वो 75 साल वाली बात सारी आती। अब वो सारी बातें इन्होंने खो दी। तो एक सुनहरा मौका था जो इन्होंने खोया अपनी छोटी छोटी सी गलतियों से। जैसे मैं कह रहा हूँ कि भाई अब ये जो बूथ मैनेजर, जैसे अभी बताया कि भाई जहाँ पे वो हार रहे थे उनकी डिक्लेरेशन स्लो धीरे धीरे आ रही है। अगर अलायंस इकट्ठा होता और जहाँ पे वो काउंटिंग सेंटर्स हैं वहां पर हंगामे मचते कि भाई आप स्लो पे डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे हैं, या इतनी ईवीएम खुली जा चुकी, इतनी नहीं खुली है, ऐसा नहीं होता। एजेंट्स अगर विजिल हैं, पोलिंग एजेंट्स और काउंटिंग एजेंट्स अगर विजिल हैं, तो ये सारी बातों का ऑब्जेक्शन होता। लेकिन आप देखिए मीडिया तक ये बातें आई नहीं रही निकल के। काउंटिंग वहां सेंटर से निकल के आनी चाहिए कि लेट क्या हो रहा है, अंदर क्या है, और बाहर इलेक्शन कमीशन कितने को बता रहा है। तो ये सारी बातें तभी होती है जब आपका मोरल हाई होता। तो आपने तो मोरल गिरा दिया क्योंकि आप इकट्ठे नहीं थे। और भी बहुत सारी बातें थी। देखिए, दलितों वाला मुद्दा, दूसरा मुद्दा, फिर शैलजा को कंट्रोल, शैलजा को क्या कंट्रोल ना कर पाना, मैं तो दूसरी बात कहूंगा। हो सकता है चौधरी पुष्पेंद्र सिंह सहमत ना हो, हुड्डा जी को एकदम से फ्री हैंड दे देना। अरे भाई, ऐसी बपौती मत दो। मध्य प्रदेश में आपने कमलनाथ को दी तो देख लिया क्या हाल हुआ। यहाँ पे आप गहलोत जी से दबे रहे, राजस्थान में तो क्या हाल हुआ। आपको अपनी मजबूती दिखानी चाहिए, मैसेज देना चाहिए हाईकमान को, वो ये दे नहीं पाते सारी बातों के बावजूद। प्रज्ञा जी, ये सारे रीजंस इकट्ठे हो जाते हैं, क्यूमुलेटिव हो जाते हैं। जब इकट्ठे हो जाते हैं, उधर से कार्यकर्ता शिथिल हो जाता है, टिकट दूसरों को मिल गया तो एक्चुअली वर्कर नहीं आया। तो चेन जो है, चेन जो चलती है वो नुकसान पहुंचाती है। और ये इतना सुनहरा मौका था कि अगर यहाँ से बीजेपी को मैसेज जाता तो आप देखते कि प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह की भाषा बदली हुई होती, अलग तरीके से बोलते और आगे चल के वो खुद अपना नुकसान करते। अब आपने नुकसान करके अपना उनको एक तरह से संजीवनी दे दी, मुझे ये लगता है। अच्छा, ये पुष्पेंद्र शर्मा जी एक बात और बताइएगा कि कांग्रेस के हारने के पीछे बड़ा कारण क्या रहा? चलिए, बीजेपी जीती उसके पीछे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अभी पुष्पेंद्र चौधरी जी ने भी ये बात बताई। कांग्रेस हारी सबसे बड़ा फैक्टर क्या? देखिए, वैसे तो 2-3 फैक्टर्स हैं, पर पहला जो फैक्टर है वो ओवर कॉन्फिडेंस से भी ज्यादा वही है चुनाव मशीनरी वाला। आपने हुड्डा जी को छोड़ दिया, लेकिन क्या जमीन का जो कार्यकर्ता था वो कितना काम कर रहा था बूथ पे? 1000-1000, 2-2000 वोट, 500 वोट, 50 वोट, 100 वोट एक बूथ की मैटर करती है। और जब अगर 3 बजे आपका पोलिंग एजेंट वहां से उठ के चला जाता है, 3 बजे और 4 बजे, तो फिर वो दूसरे के हाथ में आ जाता है। ये बातें अभी तक कांग्रेस के कार्यकर्ता समझ नहीं रहे जो पहले करते थे। भारतीय जनता पार्टी का एजेंट आखिर तक 5 बजे तक वहां डटा रहता है, और डटा रहता है तो वो एक्स्ट्रा मार्जिन है हर एक जगह का, वो सब निकल कर आ जाता है। एक कारण, दूसरा ओवर कॉन्फिडेंस, तीसरा अलायंस ना करना, चौथे नैरेटिव को ठीक से सेट ना करना। शैलजा को ज्यादा यूज करना चाहिए था, शैलजा को कम यूज किया। पुष्पेंद्र शर्मा सर, आपको क्या लगता है सबसे बड़ा कारण कि आखिर बीजेपी इतने इतने मार्जिन से क्यों दिख रही है आगे बढ़ते हुए? और दूसरी चीज मैं जानना चाहूंगी, आरएसएस का क्या रोल रहा? क्योंकि तमाम विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि आरएसएस का बड़ा योगदान रहा, आरएसएस ने बहुत काम किया है। जैसे लोकसभा चुनाव में आरएसएस ने बिल्कुल छोड़ दिया था, लेकिन हरियाणा चुनाव हो जाए,
चाहे जम्मू कश्मीर हो, यहाँ पर आरएसएस का बहुत योगदान रहा। अगर हरियाणा जीत रहे हैं तो क्रेडिट आरएसएस को जाना चाहिए। क्या ये बात सही मानते हैं आप? पहले आरएसएस की बात कर दो। हाँ। भाई अशोक जी भी हैं और चौधरी पुष्पेंद्र जी भी है, बताएंगे कि मैं सही हूँ या गलत। आरएसएस ने तो बहुत अच्छा काम किया। ये अच्छा ऐसे काम हुआ किया। जैसे जैसे विपक्ष के लिए लोकसभा चुनाव में 400 पार के नारे ने काम किया था, और यूपी में इसने काम किया था कि योगी हट जाएंगे अगर बहुमत आया। लगभग ऐसा ही मैसेज हुआ, और वो ये था कि अगर हरियाणा हारे तो मोदी जी हट जाएंगे। और स्पेशली दिल्ली से जीटी रोड वाला जो पूरा इलाका है, अगर आप अंबाला तक चले जाएं, सब जगह चले जाएं, जो कि बीजेपी का थोड़ा कोर एरिया था, तो वहां ये मैसेज चला गया और उनको लगा कि भाई मोदी को बचाना है तो उसे जिताना है। तो ये जैसे वहां पे बूमरैंग किया 400 पार का नारा, ऐसे यहाँ पर इस स्लोगन ने, इस नैरेटिव ने फायदा पहुंचाया। अब ये किसने शुरू किया मैं नहीं कह सकता, मोदी सपोर्टर्स ने इस नैरेटिव को लाए को या आरएसएस लाया इस नैरेटिव को, लेकिन इस नैरेटिव से फायदा हुआ नुकसान होने के बजाय। आरएसएस वाली बात ये है। दूसरा, जैसे अभी अशोक जी ने भी कहा, सबने कहा, जो मशीनरी है ना प्रज्ञा जी, जो चुनाव मशीनरी है, वो अभी तक आप कैसे ही मान लें कांग्रेस के पास नहीं है, ना वो उसकी मदद लेना चाहती। जैसे कि चौधरी पुष्पेंद्र कह रहे थे कि वो अपने टूल्स को यूज नहीं करते, अपने जो सहायता लेनी चाहिए वहां से सहायता नहीं मांगेंगे, चाहे उसे फाल्स ईगो कह ले, या जो अभी तक जो दरबारी हैं राहुल जी के यहाँ, वो उन्हें सही राय नहीं देते, सही लोगों तक पहुंचने नहीं देते, और नेता ज्यादा है, कार्यकर्ता कम है। तो जो आखिरी ठोकना होता है ना, जो आखिरी चोट होती है वोटिंग के दिन, आखिरी 3 बजे से 5 बजे तक के जितने बच्चे वोटर्स हैं उनको लेके आना, सब करना। अब देखिए मार्जिन थोड़े थोड़े आ रहे हैं, तो ये मार्जिन तो अगर हर एक बूथ पे 50-50 वोट भी ज्यादा डल जाते तो आप समझिए तस्वीर बदल जाती। बिल्कुल तस्वीर बदलती। और जो प्रेम जी कह रहे हैं, उनकी एक बात में बहुत बड़ा लॉजिक है कि 40% इंक्रीज ऑफ 12% और 11 मोर देन 11%, ये जनता के मूड को तो दिखा रहा है। अब काम मेरा था कि मैं उसे एनकैश कैसे करता, उसको कैश कैसे करता। तो बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी को पता था इनके भी बढ़ रहे हैं, हमारे भी बढ़ रहे हैं, तो चोट ना हो जाए, उसने कहीं पर जाट उतार दिया, कहीं पे दूसरे लोग उतार दिए, कहीं पे मायावती को पुश कर दिया, कहीं दूसरों को पुश कर दिया। भाई ये तो धर्म सम्मत है। चुनाव में ये सब धर्म सम्मत है, इसमें कोई अपराध नहीं है। वो जीतने के लिए कुछ भी करेंगे, आपको भी तो ऐसा करना पड़ेगा, आपको भी तो ऐसा सोचना पड़ेगा ना। तो ये जो स्ट्रेटजी है, इसमें पता क्या लगता है, हालांकि हो सकता है जैसे एक खिलाड़ी है और दूसरा थोड़ा अनाड़ी है, तो उसको गोल करने जा रहा था, उसको डॉस किया दूसरे खिलाड़ी ने और गोल पोस्ट से तुम्हारे गोल पोस्ट की तरफ ले गया बजाय अपने गोल पोस्ट से। ये लगभग ऐसा खेल है। तो ये दोनों बातों का जवाब मेरी नजर में यही है। शर्मा सर, आपसे पूछूंगी, लास्ट सवाल है, आपको चौंकाया इन आंकड़ों ने कि नहीं चौंकाया? कि आपको पता था कि यार ऐसा ही कुछ आने वाला है? नहीं, ये तो मैं नहीं कहूंगा नहीं चौंकाया। सारे लोग और सारी जो सूचनाएं थी, जब उनके विपरीत कुछ आ रहा है तो चौंकना तो स्वाभाविक है, लेकिन संकेत जरूर मिले थे। आप देखिए, अशोक भाई भी याद करेंगे, अशोक जी, राहुल गांधी ने अब से पहले कभी वोट कटवा या छोटी पार्टी की बात नहीं करी थी, बीजेपी करती थी। पहली बार उन्होंने कहा था कि भाई इनको वोट मत देना, ये बीजेपी के साथ चले जाएंगे। आप उसका अर्थ समझ रही हैं, वो उन्हें पता था, हकीकत कहीं ना कहीं पता थी, और यही पता था कि मेरी पार्टी के लोग कैसे लड़ रहे हैं। कोशिश उन्होंने पूरी की, लेकिन संकेत वो उन्हें मिल रहे थे कि तो कहीं ना कहीं ये अमित शाह भी बोल रहे थे कि कमल पर वोट देना, कमल के निशान पर वोट देना, हमारे लोग कहीं और लड़ रहे हैं। देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, बीजेपी तो हमेशा बोलती थी, पर राहुल ने पहली बार बोला जी। इससे पहले आप याद करिए किसी चुनाव में उन्होंने वोट नहीं बोला, किसी को कभी नहीं कहा, पहली बार कहा। तो रियलाइज था, उनको भी अपने फीडबैक्स होते हैं, फीडबैक जरूर मिल रहे थे, उस हिसाब से थोड़ा दम और लगाना चाहिए था।